जय हिंद वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। प्यारे मित्रों, चलो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर से रिलेटेड है। इसमें कई चैप्टर्स के मिक्स कॉमन एरर हैं और ये वो कॉमन एरर्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक करके हमें इसको सॉल्व करना है। डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, मतलब आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, बस इतना आप जान लो। बाकी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहना। आइए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आपके सामने है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो, पहला हमारा जो क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट डिमोलिश द टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप देयर कैन बी नो पीस इन द रीजन। जब तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको डिमोलिश नहीं करती उस क्षेत्र में पीस मतलब शांति नहीं हो सकती। अब देखो ध्यान दो इसको, यहां पर आपको समझना क्या है बेटा, दो वर्ड हैं, एक वर्ड होता है अनलेस और एक वर्ड होता है अनटिल। सारी बातें इनके बारे में बताऊंगा, बस धैर्यपूर्वक आपको सुनते जाना है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगे। तो अब हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके साथ में नो नेगेटिव वर्ड्स, यहां पर नो नेगेटिव वर्ड्स, ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आएगा और नो मॉडल्स, नो मॉडल वर्ब्स, मतलब या ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आएगा ना तो कोई मॉडल वर्ब आएगी। कहां? जिस क्लॉज में, जिस क्लॉज के साथ अनलेस या अनटिल जुड़ा होगा। तो देखो अनलेस किसके साथ में जुड़ा है, अनलेस इसके साथ में जुड़ा है, ये हो गया अनलेस के साथ में ये पहला क्लॉज। ये जो क्लॉज है हमारा पहला वाला, ये किसके साथ में जुड़ा है भाई, ये अनलेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्लॉज, ओहो, ये हो गया हमारा पहला वाला क्लॉज, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है अनलेस के साथ में, ये वाला क्लॉज, ठीक है। अब बाकी दूसरा है देयर कैन बी नो पीस इन द रीजन। तो इसके साथ वाले क्लॉज में हमें ध्यान देना है कि ना तो कोई नेगेटिव वर्ड होगा ना तो मॉडल्स। हमने देखा डज नॉट लिखा है, मतलब ये गलत लिखा तो ये कैंसिल। फिर अगर लिखोगे तो विल भी मॉडल वर्ब भी आ गई, नॉट भी आ गई, ये भी कैंसिल। फिर यहाँ नॉट आया तो ये भी कैंसिल। तो बचा कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, नॉट हटाएंगे तो डज भी हटेगा। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिंगुलर है तो हमें डिमोलिशेज लिखना होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, वन बाई वन इसको हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, आंसर करना स्टार्ट कर दो आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा ही डज नॉट हार्डली नो। ही सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया। ये भाई डजंट लिखा है तो डजंट का मतलब होता है भाई डज नॉट, डजंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट। एक वर्ड यहां पर लिखा हार्डली। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ वर्ड्स हैं बेटा, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, मेयरली, नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, etc। ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं और इनमें से किन्हीं भी दो का यूज साथ में नहीं किया जा सकता है। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, मेयरली, इन सभी का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर या शायद ही कभी। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब हमने देखा डबल नेगेटिव वर्ड, नॉट भी आया, हार्डली भी आया, इसका मतलब ये गलत है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ए वाले ऑप्शन में करेक्शन था। अब सही कैसे करेंगे, तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इसको ऐसे लिख दो कि ही डज नॉट नो, मतलब यहां से हम हार्डली को ड्रॉप कर दें, और अगर हार्डली लिखना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा ही हार्डली। अब नो को हमें किस में चेंज करना होगा बेटा, नोज, ऐसे लिखना होगा। तो दोनों ही तरीके हैं सही करने के, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, मतलब यहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अब देखो कह रहा द कैबिनेट मिनिस्टर्स, समझो इसको, पहले कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं। अगर किसी सेंटेंस में
दो नाउन बेटा एंड से जुड़े हुए हों, दो नाउन्स अगर एंड से जुड़े हुए हों और दोनों अगर सिंगुलर नाउन्स हों, अब दोनों के साथ अगर अलग अलग आर्टिकल्स लगे हुए हों या फिर दोनों के साथ अलग अलग पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, दोनों के साथ अलग अलग क्या लगे हों बेटा, आर्टिकल्स लगे हों या दोनों के साथ अलग अलग पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों दो अलग अलग पर्सन्स या थिंग को डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी होगी, प्लूरल। और थोड़ा सा इसकी हम बात करते हैं। यहाँ लिखा कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब जब हमें यहीं पर मिनिस्टर्स लिखा हुआ मिल गया तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर से मतलब एक से ज्यादा की बात किया, मोर देन वन को यहाँ रेफर कर रहा है। और जब ये मोर देन वन को रेफर करेगा इट मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है, तो आगे हमें सोचना ही नहीं, तो वर्ब भी प्लूरल, तो सीधा हम यहाँ से वाज को हटाएंगे, वर लिखेंगे। तो द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर अलग पर्सन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग पर्सन होंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब भी कौन सी बनेगी, ऑप्शन नंबर बी। तो कह रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर वर एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर थे, टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी। डिग्नेटरी मतलब कोई सम्मानित व्यक्ति। अगला देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है माई मदर आस्क्ड मी। माई मदर हो जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, आस्क्ड दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर हो प्लूरल हो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। आस्क्ड मी, मी क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो माई मदर आस्क्ड मी, इफ कंजंक्शन हो गया, आई हैव सफिशिएंट एनफ मनी। दो एरर है इसमें, यहां पर कितने एरर है, दो एरर है। पहली बात तो यहां से हैव को हटाएंगे, हम क्या लिख देंगे, हैड लिखेंगे। दूसरी बात की ये जो एनफ वर्ड लिखा है बेटा और सफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ है, इन दोनों का हम यूज साथ में नहीं करते हैं। वी कांट यूज बोथ द वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। इन दोनों का प्रयोग हम सेंटेंस में साथ में नहीं करेंगे। अब आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। हैव, सफिशिएंट भी लिखा, एनफ भी। अब देखो दोनों की मीनिंग। एनफ मतलब होता है मोर देन नीडेड, मतलब जितने की जरूरत है उससे अधिक। और सफिशिएंट का मतलब होता है व्हाट इज नीडेड, मतलब जितने की जरूरत है वो। तो जितना जरूरत है उतना, जितना जरूरत है उतना, ये बताता है सफिशिएंट। और एनफ किसको दिखाता है बेटा, एनफ दिखाता है जरूरत से ज्यादा, ये भी आपको समझना है। तो यहां पर अगर मान लीजिए मेरी मदर मुझसे पूछ रही कि भाई बुक खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं कि नहीं, तो वो ये बात नहीं पूछेंगे कि जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है कि नहीं, वो ये पूछेंगे भाई जितना चाहिए उतना है कि नहीं। तो हम यहाँ पर सफिशिएंट को रखेंगे बेटा, एनफ को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन बी है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चलो बेटा 5, चलो आंसर करो इसमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा वुड यू लाइक्ड। एक बात सभी लोग दिमाग में बैठा लो कि दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर मॉडल वर्ब लिखी है, दुनिया में कहीं भी कोई भी मॉडल वर्ब लिखी है प्यारे मित्रों, तो इसके बाद हमेशा इसकी बेस फॉर्म आती है। इसके बाद हमेशा इसकी कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म जनरली वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। पूरे ग्रामर में केवल बी बेस वर्ब एकमात्र ऐसी वर्ब, देखो वर्ब की जनरली 4 ही फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है वाज और वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। और समझो इसको। अब देखो ये तीनों ही फर्स्ट फॉर्म होती हैं, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म की ये सिंगुलर वाली फॉर्म होती है, ये प्लूरल वाली फॉर्म। और ये जितनी फॉर्म्स आपके सामने लिखी हैं बेटा, इन सब का बेस फॉर्म होता है बी। इन सभी का बेस फॉर्म क्या होता है, बी। अब आप कहोगे सर अगर बी इज द बेस फॉर्म तो इन वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, तो ये सभी डेराइव्ड फॉर्म्स हैं। और पूरे ग्रामर में एकमात्र ऐसी बी बेस वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म अलग होता है और बेस फॉर्म अलग होता है। बाकी दुनिया की जितनी भी वर्ब हैं
उनमें सभी का जो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल वाला फॉर्म होता है वही बेस फॉर्म होता है। जैसे अगर हम डू डज की बात करें तो डू और डज दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है और डूइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब समझो मेरी बात को यहाँ पर ये सभी जो हैं आपके सामने जो सभी वर्ब लिखी हैं, इनमें से जो डू जो वर्ब की प्लूरल वाली फॉर्म है यही बेस फॉर्म है। तो यहाँ पर आपने देखा बेस फॉर्म अलग नहीं, बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म है, लेकिन यहाँ ये सभी जो हैं वर्ब्स अलग हैं, इनका बेस फॉर्म बी है। तो ये केवल हमें बस बी के लिए ही याद रखना, बाकी कोई भी वर्ब है सबका जो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल वाला फॉर्म वही बेस फॉर्म। तो यहाँ पर हमने देखा लाइक्ड लिखा है, तो लाइक्ड बेस फॉर्म नहीं होता बेटा, इसका बेस फॉर्म लाइक होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना। ऐसा कहाँ लिखा है? तो ऐसा हमने देखा ऑप्शन सी में लिखा। अब इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि आजकल आपका एग्जाम जो है इस टाइप से भी बच्चों को भ्रमित कर रहा है कि भाई यहाँ बच्चे सोचेंगे ए वाले में वो क्या करते हैं, ए वाले में टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें आगे पूरा पढ़ना है, तो हमें देखना वो पोर्शन लिखा कहाँ है। क्लियर है? तो वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज along with your coffee sir, asked the waiter। वेटर ने पूछा कि वुड यू लाइक, क्या पसंद करते हैं, टू हैव सम फ्राइज, कुछ फ्राइज को खाना। अब यहाँ हैव का मतलब ईट, हैव का मतलब ईट तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो लिखा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज। देखो ये कह रहा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज। अब जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझते वो इसको तो गलत करेंगे, लेकिन जो बेटा क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं वो क्या करेंगे। आओ देखो इधर, देखो ऐसे तो बच्चे को समझ में आएगा, एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर ड्रिंकिंग और एक सब्जेक्ट हो गया ड्राइविंग। यहाँ पर हमने देखा दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बनेगा। लेकिन अब आप समझो, अगर मैं इसको हटा दूं, क्या ड्रिंकिंग से मेजर कॉज है एक्सीडेंट के? क्या केवल ड्रिंकिंग मतलब यहाँ शराब पीने से केवल एक्सीडेंट होते हैं? नहीं भाई, कोई शराब पी के घर पे बैठ गया, वहां कौन सा एक्सीडेंट करेगा। केवल ड्राइविंग से एक्सीडेंट होते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब है जब आदमी दारू पी के गाड़ी चलाएगा, मतलब ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों साथ में होंगे, तब ये बड़ा कारण बनता है एक्सीडेंट का। अच्छा थोड़ा सा अगर आप हिंट देखते तो आगे लिखा अ मेजर कॉज। क्या लिखा है? अ मेजर कॉज, मतलब जब दोनों मिलकर एक यूनिट के रूप में बिहेव करेंगे तब। तो यहाँ पर यूनिट के रूप में बिहेव करेंगे तो कलेक्टिवली यूज होंगे, तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर लगाएंगे, तो हम यहाँ इज लिखेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये। तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक यही हो गया। ऐसे ब्रेड एंड बटर, ऐसे ब्रेड एंड बटर, ऐसे हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, टाइम एंड टाइड, राइस एंड करी। तो ऐसे कुछ पेयर्स बनते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है कि इनका कलेक्टिवली यूज हो रहा है कि दोनों को अलग अलग हम एंटिटी को शो कर रहे हैं। आगे देखो अगला, ही विल लीव फॉर मैक्सिको ऑन मंडे विथ बैग एंड बैगेज। अब देखो ये जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसे चेक करोगे एग्जाम में, विल हो गई मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ए वाले पोर्शन में कोई एरर नहीं है। कहाँ के लिए? फॉर मैक्सिको, यहाँ भी करेक्ट है। ऑन मंडे, मंडे डे का नाम है, डे के नाम से पहले हम ऑन लगाते हैं, यहाँ भी करेक्ट है, मतलब बी वाले पोर्शन में भी करेक्शन नहीं। विथ बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, तो विथ बैग एंड बैगेज लिखा है, तो यहाँ पे बेटा विथ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी। तो विथ बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, साथ में इस पूरा मीनिंग यही शो करता है, तो इसके साथ अलग से विथ नहीं लिखेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा ही सब्जेक्ट हो गया, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे चेक करो, हैबिट डालो ऐसे। ही सब्जेक्ट हो गया, प्रोमिस्ड मीन वर्ब हो गई, तो हो जाएगा ही प्रोमिस्ड देम, क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा ही प्रोमिस्ड देम, उसने प्रॉमिस किया देम से, दैट कंजंक्शन हो गया, ही वुड श्योर रीपे, तो ही फिर सब्जेक्ट हो गया,
वुड यहाँ पर क्या हो गई बेटा, मॉडल वर्ब हो गई, और रीप पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब एक वर्ड हमें मिला श्योर देखो श्योर, तो यहां पर ये जो श्योर लिखा है बेटा, ये एडजेक्टिव होता है, और निश्चित रूप से क्या, वह निश्चित रूप से है, या पे करने, रीपे करने का काम निश्चित रूप से करेगा। तो हमें पता है बेटा रीपे करने का काम निश्चित रूप से करेगा, और रीपे करना वर्ब है, तो वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, तो हमें क्या लिखना होगा इसकी जगह पर, श्योरली। तो अगर किसी भी सेंटेंस में बेटा हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडवर्ब वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट शुड गो थ्रू द नोट्स गिवन बाय द प्रोफेसर्स। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और बच्चे अक्सर यहाँ गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली बच्चे इंग्लिश जो कुछ भी सीखते हैं या जो भी बातें वो अप्लाई करते हैं, वो कहीं से सुन के ये वाली बातें अप्लाई करते हैं, और स्पीकिंग इंग्लिश मैक्सिमम गलत तरीके से बोली जाती है, क्योंकि वहां ग्रामर नहीं शो करना है बेटा, वहां तो हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, जहां आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। तो लिखा अकॉर्डिंग टू मी, ये दुनिया का बेटा उतना ही बड़ा झूठ है जितना कि मेरी वाली सबसे अलग है, ये उतना ही बड़ा झूठ है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मी गलत बात है, ये गलत एक्सप्रेशन है। जी हाँ, तो यही हमको पता चल गया है एरर कहाँ है, ए में। अब बात ये है, ठीक है सर अकॉर्डिंग टू मी गलत है, फिर अकॉर्डिंग टू लगाएंगे किसके साथ, तो लगाओ ना भाई, मैंने रोक थोड़े रखा, लो लिखो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम, लिखो आराम से, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखना है आपको। अब बात है फिर सर लिखेंगे क्या, तो यहां लिखना पड़ेगा इन माई ओपिनियन। क्या लिखोगे बेटा, इन माई ओपिनियन, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, इन माई ओपिनियन। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई अपने अनुसार खुद को थोड़े बताएगा, किसी दूसरे को बताया जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन ए। तो कह रहा इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से एवरी स्टूडेंट शो गो थ्रू द नोट्स, मतलब उसको नोट्स वगैरह पढ़ना चाहिए, गिवन बाय द प्रोफेसर, उसको समझना चाहिए उसको। अगला है इट इज टाइम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अब मुझे लगता है हर बच्चे का पाला पड़ा होगा, और ये एग्जाम में सबने देखा होगा, मैं समझाता हूं देखो अगर किसी सेंटेंस में बेटा इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनमें से कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी लिखा मिल जाए, चाहे ऊपर वाला चाहे ये जो नीचे फ्रेज दिया हुआ है इसमें अबाउट टाइम, राइट टाइम, ये सब, तो इनके बाद दो बातें आपको सोचनी है। अगर इनके बाद टू लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया करते हैं, अदरवाइज अगर यहां हमें सब्जेक्ट मिल जाए देन वी विल यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करना होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अगर ये ना मिले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने देखा, लिखा इट इज हाई टाइम, इसकी मीनिंग है यही सही समय है। अब वी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमने देखा हमारा प्लूरल बना है, तो अब सब्जेक्ट मिला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कोई जरूरत नहीं, सब्जेक्ट मिला तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें लिखना पड़ेगा रिनोवेटेड आर ओल्ड हाउस, तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, देखने में तो काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा ना, लेकिन जब बड़ा सा क्वेश्चन आए आपके सामने लिख के समझ जाओ एरर बहुत छोटी सी दी होगी, लेकिन ट्रिकी एंड टेक्निकल एरर मिलेगी आपको। सो कम टू द क्वेश्चन। और दूसरी बात, एक बात और बताता हूं, मान लो एग्जाम में इन केस कोई लेंदी सेंटेंस आ गया, तो आप सबसे पहला काम क्या किया करो कि मान लो सब पढ़ा तब भी नहीं समझ में आया, तो सबसे पहले उसकी वर्ब को एलिमिनेट करो और देखो जो वर्ब में एक्शन हो रहा है उसका सब्जेक्ट कौन है, ये भी काम किया करो। देखो तो लिखा ऑल दोज स्टूडेंट्स, अब यहां हु लिखा है, हमने देखा हु सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, इट मींस कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है,
तो ये जो आर है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है बच्चा। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो ठीक है। आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले, जो भी प्ले में पार्टिसिपेट करें, हैव बीन नोटिफाई। ये बात तो उत्तर कोरिया का बच्चा भी जानता है बेटा कि अगर किसी सेंटेंस में हैव बीन की कोई हैव बेस की कोई भी वर्ब हो फिर बीन लिखी हो। अब मैं केवल यहाँ हैव लिखा लेकिन यहाँ हैव बेस क्यों बोला, क्योंकि ये रूल तीनों के साथ अप्लाई होते हैं। मतलब यहाँ हैज, हैव या हैड तीनों में से कोई भी हो। तो हैव बीन अगर लिखा हो तो मेन वर्ब के रूप में हम यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे अगर हमें पैसिव बनाना है तो। क्यों? क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स किसी को नोटिफाई नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स किसी को बताएंगे नहीं, स्टूडेंट्स को बताया गया। तो यहां पर नोटिफाई नहीं, हम क्या लिखेंगे, नोटिफाइड। क्या लिखेंगे, नोटिफाइड। अब आईएनजी भी आता है लगकर, बट वो सिंस फॉर के साथ जब टाइम लगे तब। तो अब आप कहोगे सर फॉर रिहर्सल, तो रिहर्सल कोई टाइम थोड़े, टाइम ऐसे 3 PM लिखा है, ठीक है। तो अगर 3 PM भी होता तो सिंस लिखा होता। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बन जाएगा? अब देखो ये लिखा कहाँ है, तो ये लिखा ऑप्शन नंबर सी में, सो सी इज द राइट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। बोला ना एकदम मिक्स टाइप के जितने पैटर्न वगैरह सब बनते हैं उन सभी को लेकर आया हूँ और उन सभी को डिस्कस करके जाऊंगा। चलो आंसर करते रहो। जोश नहीं कम होना चाहिए किसी के अंदर, जोश जो है वो नहीं कम होना चाहिए। कहते हैं ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। क्या कहा गया है? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो बिना लड़े हार गए। एक चीज जीवन में ठान लो कि लड़ना है, परिश्रम करना है। जहां तुम्हें पता हो ना जीवन में कि यहां बिना लड़े काम नहीं चलेगा, और भले से ही अगला आदमी बहुत तगड़ा है, तब भी ऐसे लड़ो ना, ऐसे लड़के भी हारो कि अगले आदमी के छक्के छूट जाएं, उसको लगे नहीं दुश्मन बड़ा टक्कर का मिला हुआ है। एक बार उसके मन में खौफ पैदा हो जाए, तुम्हें भले से ही पता है, और जब एक बार सामने वाले के मन में खौफ पैदा कर ले गए ना, उसके बाद जीत तुम्हारी है। और अगर तुमने पहले से ही सोच लिया नहीं 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 मैं तो हार जाऊंगा, फिर तो तुम्हें दुनिया में कोई ताकत बचा नहीं पाएगी बेटा। सेम हाल एग्जाम का है, तुमने पहले से सोच लिया ना 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 क्वेश्चन नहीं हो पाया, ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा बेटा इंग्लिश। और तुम्हें पता अगर इंग्लिश हावी हो गई, इंग्लिश दिमाग पे चढ़ गई, फिर तो आदमी बेकार। तो इंग्लिश को हावी नहीं, हमें इस पे हावी होना है। आओ देखो इधर, व्हेन ही लेंट मी सम मनी, तो व्हेन कंजंक्शन ही सब्जेक्ट हो जाएगा। लैंड का सेकेंड फॉर्म लेंट होता है बेटा। 2 वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है लैंड और एक वर्ड होता है बोरो। लैंड मतलब होता है उधार देना, लैंड मतलब होता है बेटा उधार देना, गिव। और एक वर्ड है बोरो, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, बोरो मीन्स होता है उधार लेना मतलब टेक। पहले तो ये दोनों याद रखो, और जब भी ऐसे सेंटेंस पढ़ो so you should check now that whether both the words are using in appropriate sentence or not. कभी कभी जहां lend लिखना होता है वहां borrow लिख कर दे देता है, जहां borrow लिखना हो वहां lend लिख कर दे देगा। तो हमें दोनों सीखना है कि lend लिखा है या borrow। तो कह रहा है when he lent me some money, जब वो मुझे कुछ पैसे उधार दिया था, ही फिर सब्जेक्ट मिला आस्क्ड, उसने पूछा था, टू रिटर्न इट बैक। अब देखो रिटर्न मतलब भी वापस देना, बैक मतलब भी वापस देना। तो रिटर्न के साथ बेटा हम कभी बैक नहीं लगाते, रिटर्न के साथ हम कभी लगाते। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो इसकी ट्रिक सुन लो। देखो अगर कहीं भी री लगा हो किसी वर्ड में, जैसे रिटर्न हो गया, रिट्रीट हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया, रीगेन हो गया, रिवैम्प हो गया, तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में या स्टार्टिंग में लग के आया है री, इनके साथ में बेटा हम ना तो कभी भी अगेन को यूज किया करते हैं और ना तो इनके साथ हम कभी बैक को यूज किया करते हैं। क्यों? बिकॉज दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही सेम सेंस को एक्सप्रेस किया करते हैं।
तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट हम करेंगे। अगला है मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। बेटा मीटलेस डेज दिस इज द सब्जेक्ट, और मीटलेस डेज एक बुक का नाम है, इट इज द नेम ऑफ अ बुक। और नेम कोई भी नाम हो, भले से उसके लास्ट में एस ए एस लगा है, बट ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो हैव बीन मेड नहीं, क्या लिखना होगा बेटा? हैज बीन मेड। अब मैं जानता हूं आपके मन में चल रहा होगा, सर वो सब तो ठीक है, बताओ हमें कैसे पता चलेगा ये बुक का नाम है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। आपको तो पता, आपने टिक कर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये बुक का नाम है? तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता चलेगा, इसीलिए सेशन मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं 5-7 बुक का नाम लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ सकती हैं, बाकी उनकी प्रैक्टिस करो। तो जैसे एक हो गया हमारा मीटलेस डेज, ऐसे विंग्स ऑफ फायर, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, गुलिवर्स ट्रेवल्स, टू स्टेट्स, ठीक है, थ्री मस्केटियर्स। तो ये सब किसी न किसी बुक का नाम है। और नाम, अगर ये सब प्रॉपर नाउन्स लिखे हैं, ये सब क्या लिखे हैं बेटा? ये सभी प्रॉपर नाउन्स लिखे हैं। और प्रॉपर नाउन में भले से ही लास्ट में एस ए एस लगा हो, फिर भी उसे सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो आपको एक जिंदा एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो मेरा नाम विकास नाम है ना मेरा। अब देखो मेरे भी नाम के लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये भी प्रॉपर नाउन बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है प्लूरल है, ये तो अखंड सिंगल है, लेकिन ये जो है ये भी सिंगल ही आएगा बेटा। तो हमें दोनों बातों को समझना होगा। तो जब भी ऐसे नाम दिखें तो इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, मान लो किसी ऐसी बुक का नाम दे दिया जो ना तो तुमने सुन रखा है नाम, ना मैंने सुन रखा, तब क्या करेंगे? तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। देखो, मीटलेस डेज हैज बीन मेड इनटू अ फिल्म। अब ये कह रहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज पता चल रहा है कि ये इस पर बनाया जा चुका है एक फिल्म। तो फिल्म किसी चीज पर बनाई गई होगी, उसी का नाम लिखा होगा, तो भी प्रॉपर नाउन है। तो एरर का हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो 14th नंबर, द रिचर अ मैन इज द लार्जेस्ट हाउस ही ओन्स। आप लोग आंसर करो, तब तक मैं इसमें कुछ समझाता हूं। देखो एक वर्ड है बेटा पैरेलल कंस्ट्रक्शंस। एक वर्ड क्या है? दैट इज पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? आओ इसको प्यार से समझते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, अगर किसी चीज में कोई सेंटेंस लिखा हो, अगर उसमें एक क्वालिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक घटे तो दूसरी भी घटे। अगर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन कहीं पर शो किया गया हो तो इसी को पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया, द मोर she wants, the more she gets, the more she demands। ये सेंटेंस लिखा है, कह रहा जितना ज्यादा वह पाती है उतना ही ज्यादा मांगती रहती है। इसका मतलब इधर पानी का सिलसिला बढ़ रहा है तो इधर डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ दो बातें हमें सीखनी होती हैं। पहली बात सीखनी, अगर किसी भी सेंटेंस में पैरेलल कंस्ट्रक्शन को शो किया गया हो तो ऐसे सेंटेंसेज में हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया करते हैं। ये पहली बात। दूसरी और सबसे मुख्य बात यह है कि वैसे तो हमने सुन रखा है कि भाई सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में हम दो यूज करते हैं, बट इन सच टाइप ऑफ केसेज ये एक ऐसा केस है जहां पर हम बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो यूज करते हैं। तो हम इसके भी पहले दो यूज करेंगे। सो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बन जाएगा? तो द रिचर, देखो ये रिचर कंपैरेटिव डिग्री, दो आर्टिकल लगा है, कह रहे जितना अधिक कोई व्यक्ति अमीर होता है, द लार्जर नहीं, द लार्जेस्ट नहीं बेटा, द लार्जर हाउस ही ओन्स। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखो, कह रहा ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड
ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अब देखो ऑफ है प्रीपोजिशन और द बोर्ड बन जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसकी कोई अब जरूरत नहीं। मेंबर्स प्लूरल हैं तो इसलिए हमने आर लिख दिया है। तो कह रहा ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड। अब देखो अगर किसी भी सेंटेंस में काइंडली, सर, मैडम, प्लीज, ये सब लगे हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी वर्ड लगा है तो ये किसको शो करते हैं बेटा? ये जनरली रिक्वेस्ट को शो करते हैं। ये बात आपने वॉइस में भी पढ़ी होगी, ये बात आपने नरेशन में भी पढ़ी होगी। और ये सब किसको शो करते हैं? रिक्वेस्ट को, मतलब इनसे एक्सप्रेशन आता है रिक्वेस्ट वाला। और जब हमने अलग से रिक्वेस्ट वर्ड लिख दिया है तो फिर इनमें से किसी भी वर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। सो इन रिक्वेस्ट के साथ इनमें से हम किसी को यूज नहीं करेंगे, मतलब इनमें से कोई एक और रिक्वेस्ट, इन दोनों का प्रयोग साथ में नहीं करेंगे। कैसे सही करोगे? काइंडली को ही ड्रॉप करेंगे, रिक्वेस्टेड को हमें रखना है। सो एरर कहां बनेगा? ऑप्शन नंबर सी में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन लिखा कर लाइम एंड सोडा आर अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। फिर ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मिला, आंसर करो एक बार आप लोग। आपस में आप लोग बातें करोगे फिर मजा नहीं आएगा, आंसर करो। देखो लिखा लाइम एंड सोडा आर अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। डाइजेस्टिव ड्रिंक, लाइम मतलब होता है नींबू, लाइम मतलब क्या होता है? नींबू, और सोडा मतलब सोडा। तो कह रहा है ये क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब देखो डाइजेस्टिव ड्रिंक बनाना है मतलब जिससे आसानी से पचने के लिए ड्रिंक जो बनाई जाए। अब ये बताओ क्या केवल सोडा पीने से डाइजेस्टिव ड्रिंक बनेगी? नहीं। क्या केवल नींबू पीने से डाइजेस्टिव ड्रिंक बनेगी? नहीं। इसका मतलब जब लाइम और सोडा, नींबू और सोडा दोनों को साथ मिलाएंगे तब ये दोनों अडाइजेस्टिव ड्रिंक, तब दोनों मिलकर एक ड्रिंक बनाते हैं। मतलब इनको हम कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं, तो इसलिए हम इनको सिंगुलर मानेंगे और यहाँ से आर को ड्रॉप करेंगे और क्या लिखना होगा बेटा? इज लिखना होगा। सो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। देखो देखने में बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो एक बार। देखो लिखा अर्लियर सिटीज रिलाई, अर्ली सिटीज रिलाई। अब देखो सिटीज ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, रिलाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एरर यही हमको पहले ही मिल गया, कह रहा अर्ली सिटीज रिलाई। अर्ली मतलब पास्ट में, जो सिटीज थी वो आधारित थी ऑन फूड एंड वाटर। अब जब बात हो रही है पास्ट की तो बेटा वर्ब भी तो पास्ट को शो करने वाला होना चाहिए। एंड यू नो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये किसको शो करती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हमें ये पता चल गया कि भाई बात अगर पास्ट की हो रही है, देखो अगर कहीं भी अर्ली लगा हो, किसी में अगर अर्लियर लगा हो, तो ये सब किसको दिखाते हैं? पास्ट को। तो हमें पास्ट को दिखाने वाला चाहिए, और हमें पता है पास्ट को शो करने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? रिलाई नहीं, सीधा यहाँ लिखेंगे रिलाइड। तो पहले सिटीज रिलाइड थी फूड और वाटर पर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, मतलब कंट्री के आसपास वाले क्षेत्र पे। बट लेकिन टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड, लेकिन अब टुडे, अब वर्तमान की बात हो रही, प्रेजेंट की, तो अब सिटीज यहाँ प्लूरल है। अब देखो डिपेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये सही मानेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है बेटा अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ शूज, लिखा हुआ बेटा अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड बाय मी। देखो रूल क्या कहता है कि अगर हम केवल लिख दें शूज, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लासेज, प्रीमाइसेस, सराउंडिंग्स, आर्म्स, गैलोज, बेलोज, प्लायर्स,
Spencers proceeds goods wishes regards थैंक्स। चलो अब ज़्यादा नहीं हम इसमें डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को दूसरा लग रहा है। फिलहाल के लिए इतना जानो, बाकी डिटेल के लिए नाउन वाले टॉपिक में यूट्यूब पर ही पढ़ा रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड हैं, इनको कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज करते। तो अगर ये वाला पोर्शन में यहाँ से डिलीट कर दूं, केवल यहाँ लिखा होता शूज, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल बनती है और सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन यहां पर बात क्या कर रहा है इसको आप समझो। यहां पर कह रहा है बेटा अ पेयर ऑफ शूज, मतलब शूज की एक यूनिट। शूज की कितनी यूनिट्स हैं बेटा? एक यूनिट की बात कर रहा है। जब हम शूज खरीदने जाते हैं तो हम एक शूज या दो शूज नहीं लाते, एक जोड़ी शूज, एक पेयर शूज लाते हैं, और एक पेयर में दो आर्टिकल्स होते हैं। तो अब शूज मान लीजिए आप एक ही पैर का लेकर चले आए तो बेकार है, दोबारा उसको फिर जाओगे फिर दूसरा पैर वाला। ऐसा थोड़ा होता कि आज गए, हमने कहा भाई आज पैसा हो गया है, एक पैर वाला शूज दे दो, एक पैर वाला 3 महीने बाद आएंगे, बचा के रखना, किसी को बेचना नहीं। पता चला तुम्हारे जैसा दूसरा आदमी पहुंच गया, बोला इधर वाले पैर का मुझे दे दो, कहीं रास्ते में मिलेंगे तो हम एक्सचेंज कर लिया करेंगे। ऐसा तो है नहीं। तो एक यूनिट के बारे में बात हो, और एक यूनिट के बारे में बात हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लिख दो। तो हैज बीन परचेज्ड, बीइंग की कोई जरूरत नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन ए। अगला देखो 19, इट इज वन ऑफ द मूवीज दैट हैज बोन 5 आवर्स। दो कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर समझाऊंगा और दोनों ध्यान से सुनना है बेटा। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा हो तो इनके साथ में जो नाउन है वो हमेशा बेटा प्लूरल होगी, लेकिन इसी के जस्ट बाद अगर हमें वर्ब लगानी हो तो वो हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे हमने लिख दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज स्लैश हैव रीच्ड इन द क्लास। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है क्या लिखा? वन ऑफ। वन ऑफ के बाद में नाउन जो आया वो कैसा है? प्लूरल। लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी तो हम हैज लिखेंगे बेटा, यहां से हैव को हम ड्रॉप करेंगे। लेकिन अब यहां आप देखो, यहां भी सेम वही लिखा वन ऑफ, और इसके बाद दो मूवीज, ये प्लूरल लिखी हुई है। बट अब मामला ये है कि दैट, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कई बार पढ़ाया हूं। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में बेटा जो भी वर्ब यूज की जाती है, यहां पर जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि इस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो आया उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो अब देखो मूवीज यहाँ प्लूरल है तो हैज नहीं, हम क्या लिख देंगे? हैव वोन 5 अवार्ड। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता तो अगर कहीं पर बेटा वन ऑफ द आए तो हमें यहां पर जो नाउन है वो कैसे यूज करना है? प्लूरल। और रिलेटिव प्रोनाउन अगर हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसे यूज करनी है? प्लूरल। लेकिन अगर हम यहां ओनली वन ऑफ द लिख दें तो इसके बाद में जो नाउन है ये तो प्लूरल होगा, बट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होगी बेटा? वो सिंगुलर होगी। अब यहां सिंगुलर होगी, ऐसा क्यों? कह रहा इट इज वन ऑफ द मूवीज। अब मान लो इस मूवी का नाम कोई मैं रख लेता हूं, जैसे मान लो मूवी का नाम रख दिया हमने जिद, एक मूवी आई थी ना जिद नाम से, तो कह रहा जिद इज वन ऑफ द मूवीज। मूवीज मतलब प्लूरल, ढेर सारी मूवी हैं, जैसे ये हो गई ढेर सारी मूवी, ए बी सी डी ई एफ और जेड, जिद। तो कह रहा जिद उन ढेर सारी मूवीज में से एक है दैट हैव वोन 5 अवार्ड्स, मतलब इन सभी को 5-5 अवार्ड मिले, उन मूवीज में से एक है जिनको 5 अवार्ड मिले हैं।
इसका मतलब इन सभी को 5-5 अवार्ड मिले हैं और जिद को भी 5 अवार्ड मिले। बट अगर यहां पर आप लिख दोगे ओनली वन ऑफ द मूवीज, तो ओनली वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि मूवीज तो ढेर सारी, लेकिन जिद अकेली ऐसी मूवी है जिसको 5 अवार्ड मिले, बाकी को नहीं मिले। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो देखो हमें एक चीज समझनी है कि देयर के बाद जो भी वर्ब होगी बेटा, वो कभी देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती। इसके बाद हमें देखना है कि जो भी नाउन है या जो भी प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा ना कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। तो ये जो आपने देखा देयर वॉज अ किंग, तो ये जो वाज आया बेटा, ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं आया, ये तो ओ किंग के अकॉर्डिंग आया। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता देयर वॉज स्लैश वर टू किंग्स, अगर ऐसा ये लिखा होता तो क्या हम क्या करते हैं भाई, तो अब यहाँ टू किंग्स लिखा है, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो अब हमें यहाँ वर लिखना होता, तो हम वाज नहीं लिखते। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि देयर के अकॉर्डिंग हम कभी वर्ब भी लगाते हैं, नेवर, कभी नहीं। अब फिर हम लगाते कैसे हैं, तो आओ देखो। तो देयर हैज ऑलवेज बीन, हैज दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, बीन दिस इज मेन वर्ब। सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन कह रहा है कि हमेशा एजुकेशन का कोई रूप होता है, बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन, देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। अब देखो यहां पर ये जो सेंटेंस हमारे पास में लिखा है, अब यहां सम का मतलब फॉर्म, यहां ये नहीं कि सम फॉर्म सम लिख दे, नहीं, सिंगुलर के साथ, लेकिन अब यहां एनी के सेंस में। तो देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन। अब यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है बेटा, और बीन मेन वर्ब है स्कूल्स, तो स्कूल्स के अकॉर्डिंग हैव, हैज नहीं हैव लिखना पड़ेगा। और ये सिंगुलर ही लिखा हुआ है, ये मत सोचना सर फॉर्म्स लॉ बना देता हूं, तो यहाँ फॉर्म्स बनाओगे तो यहाँ हैव भी लिखना होगा हमें, और वो पहले से सही है। तो एरर कहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में बनेगा। अरे मान लो इसको मैं ऐसे लिखता बेटा कि देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स, अगर ऐसे लिखा होता तो आप समझो इसको देयर हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम के टॉपिक में पढ़ाया हूं। अब यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑलवेज, ये बोथ आर एडवर्ब्स, बीन मेन वर्ब है, और स्कूल से ही नाउन बना है, तो बेटा इसी नाउन के ही अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। तो हैज नहीं, क्या लिखना होगा, हैव। अगला देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब समझा के जाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा आपको बहुत ध्यान से, बस मेरे साथ जुड़े रहोगे। मेरा एक स्लोगन है, मैं बार बार कहता भी रहता हूँ कि उत्कर्ष के साथ अगर आप एक बार जुड़ गए तो उत्कर्ष फिर आपको जबरदस्त सपोर्ट नहीं करता, जबरदस्ती सपोर्ट करता है। तो आपको ये जबरदस्ती वाला सपोर्ट जो है देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो यहां लिखा देयर इज सम शीप इन द फील्ड, समझो पहले, शीप, डेयर, फिश, स्पीसीज, सीरीज, whereabouts, headquarters, issue, एयरक्राफ्ट। चलो देखो इधर, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं बेटा कि इनको, यहाँ इश्यू मतलब संतान, ऑफ स्प्रिंग्स, यहाँ इश्यू का मतलब मुद्दा, समस्या नहीं, संतान। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब नाउन हैं, और इन सभी नाउन्स को हम इनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम यूज करते हैं। मतलब अगर एक भेड़ है तब भी हम शीप लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तब भी हम शीप ही लिखेंगे। तो सम शीप, अब सम का मतलब कुछ भेड़,
तो सम यहाँ सिंगुलर के लिए नहीं, इसका मतलब है भेड़ एक से ज्यादा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्लूरल वाला सेंस दे रहा है, तो इज नहीं, हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, आर इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, द ब्लैंक इनिंग्स ऑफ द ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। समझो इसको बेटा, LATER LATTER इन दोनों की हिंदी मीनिंग होती है बाद में, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री होती हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो के लिए करते हैं। ये जो LATER लिखा है बेटा, इसको हम यूज करते हैं टाइम के सेंस में बाद में, और LATTER का हम यूज करते हैं सीक्वेंस के सेंस में बाद में। क्रम, दूसरे वाले लेटर का मतलब है क्रम में दो लोगों में से दूसरा, और ये जो लेटर है ये वो पत्र है जिसका तुम जवाब नहीं तुम्हें मिला और जिसे तुम लिख नहीं पाए, दोनों बातें हो सकती हैं। तो कह रहा इनिंग्स का पत्र नहीं होता और नन ऑफ दीज ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक हमें यूज करना है। तो वनडे इंटरनेशनल, तो पारी जो होती है, एक पहली पारी एक उसके बाद वाली, भाई एक टीम है खेल रही तो पहले ही खेलेगी बाद में, ऐसा थोड़े कि बीच में एक तीसरा भी कूद पड़ा, तो दो ही होते, तो क्रम में दूसरे के लिए LATTER। तो इसका मतलब होता है क्रम में दो लोगों में से दूसरा ये सेंस आता है। अब आगे बढ़ते हैं, और पहला वाला लेटर जैसे हमने बोल दिया आई विल टॉक टू यू लेटर, ये बन जाएगा। तो मतलब अभी नहीं, समय के लिए क्रम में बाद में इसको सेंस को यूज करेंगे। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन LATTER लेटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा मीनी अ प्रोफाउंड थिंकर। तीन बातें याद रखो, जीवन खुशहाल रहेगा। पहला ये कि अगर कहीं भी बेटा मेनी लिखा हो तो मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगी बेटा वो भी हमेशा कैसी यूज होगी, प्लूरल। लेकिन अगर यहीं पर मेनी अ लिखा हो या फिर मेनी एन को यूज किया गया हो, तो अब हम इसके बाद जो नाउन यूज करेंगे ये हमेशा सिंगुलर होगा, और जो वर्ब यूज करेंगे वो भी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। दोनों ही, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। बट अगर कहीं पर अ ग्रेट मेनी लिखा हो बेटा, अगर कहीं पर भी अ ग्रेट मेनी लिखा हुआ हो या फिर अ गुड मेनी लिखा हुआ हो, तो इसके बाद में जो आने वाले नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल होंगे, और जो वर्ब्स हैं बेटा वो भी हमेशा कैसी होंगी, प्लूरल। अब चेक कर लो, तो लिखा मेनी ऑफ प्रोफाउंड थिंकर। प्रोफाउंड मतलब जो गहरे विचार रखें, जो बहुत गहराई से चीजों को सोचते हैं। बिलीव, बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, जबकि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो मेनी ऑफ प्रोफाउंड थिंकर, और थिंकर देखो मैंने बताया नाउन भी सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है, तो बिलीव नहीं बिलीव्स। क्या होना चाहिए बेटा, बिलीव्स होना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये भी तुम्हें नहीं आ रहा है फिर इसका मतलब इंग्लिश तुमने नहीं पढ़ी है। इंग्लिश नहीं पढ़ी है नहीं, इसका मतलब तुम जॉब ही नहीं लेना चाहते, तुम्हारी खुद से दुश्मनी है अगर ये इस क्वेश्चन को तुम गलत कर दो। बेटा एक वर्ड है कंसिस्ट ऑफ, एक वर्ड है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है बेटा कंप्राइज, मतलब सम्मिलित होना, मिलकर बना होना, इस चीज को ये शो करता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज, मतलब कंप्राइज में कंसिस्ट और ऑफ दोनों छिपे हैं। तो अगर ऑफ लगाना चाहते हो तो या तो ये दिस बिल्डिंग, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए कंप्राइज लिखिए, वर्ब लिखी हैं, ये वर्ब्स हैं बेटा, ये वर्ब हैं। तो या तो कंप्राइजेज को हटाओ, यहाँ कंसिस्ट लिख दो, या फिर कंप्राइजेज लिखा है तो हम ऑफ को हटा देंगे, कंसिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 6 हाउस, मतलब ये जो बिल्डिंग है इसमें 6 घर हैं, 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स, 3 पार्किंग लॉट्स हैं, एंड 1 बेसमेंट, और एक बेसमेंट है बेटा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ भी बी में ही लिखा। आओ आगे देखो, 9/10 ऑफ द पिलर, कॉन्सेप्ट समझना होगा यहाँ पर बेटा। देखो अगर किसी सेंटेंस में 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ 20% ऑफ most of half of a lot of lots of all of some of, इनमें से कुछ भी लिख करके आ जाए, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने इधर लिख रखा है। सो इनके बाद अगर आने वाला जो नाउन है बेटा, अगर वो नाउन सिंगुलर हो या फिर अनकाउंटेबल हो, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी बेटा, सिंगुलर। लेकिन इनके बाद आने वाला जो नाउन है बेटा, अगर वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हो, तो इनके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी, अपने प्लूरल फॉर्म में होगी। तो देखो 9/10 ऑफ द, 9/10 का मतलब 9/10, 9/10, ठीक है, 9/10, 9/10 ऑफ। अब हमें पता इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, पिलर के अकॉर्डिंग। कोई पिलर है उसका 9/10वां हिस्सा, तो पिलर हमने देखा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर है, तो हैव को हटाएंगे, हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ अच्छा, ये भी हमें चेक करना है कि भाई पिलर का 9/10 हो भी सकता है कि नहीं। कभी कभी यहाँ पर ऐसे नाउंस लिख देंगे जिनका हम नहीं कर सकते, जैसे हमने लिख दिया 9/10 of the student were present there, ऐसे हमने लिखा और इसको ऐसे बना दिया। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसको बना दिया हमने ऑप्शन नंबर बी, इसको बना दिया सी, और लास्ट में हमने लिख दिया NE, नो एरर, और ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो देखते ही बच्चे को ये समझ में आता है कि भाई 9/10 ऑफ द स्टूडेंट, सिंगुलर है तो क्या करता है, वर को हटा के वाज लिख देगा और सी में टिक कर देगा। लेकिन आप बताओ स्टूडेंट कितना है, एक ही है, क्या एक स्टूडेंट का 9/10वां हिस्सा आ सकता है? इसका मतलब हो जाएगा कि कोई स्टूडेंट है मान लो, तो इसको तुमने 10 भागों में काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या किया तुमने, 10 भागों में काट दिया। अब इसका 9/10वां हिस्सा पहुंचा है, बाकी नहीं पहुंच पाया है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा बेटा, स्टूडेंट्स लिखना होगा। और एरर कहाँ पर हम टिक करेंगे, तो एरर स्टूडेंट्स लिखेंगे, तो एरर बी वाले टिक करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखने। आओ देखो अगला, आई ब्लैंक होम बिफोर शी अराइव्ड। अब देखो ये दो, एक टाइम लाइन ये हो गई, यहाँ कहीं हमने मान लिया कि ये है प्रेजेंट, ये क्या है हमारा प्रेजेंट। अब देखो सेंटेंस को समझो, आई ब्लैंक होम बिफोर शी अराइव्ड, शी अराइव्ड लिखा है, और यहां पर जो हम ऑप्शंस को हमने पढ़ा तो पता चला कि जाने की बात कर रहा है। तो मैं चला गया था घर से, घर, बिफोर शी अराइव्ड, पहले ही, उसके आने के पहले ही। तो अब पहले मैं गया कि पहले वो आई, तो ये कह रहा मैं चला गया पहले ही उसके आने के, इसका मतलब मैं पहले गया, इसका मतलब ये दोनों बात पास्ट की है। तो यहां पर कहीं पर मैं गया और यहां पर ये कहीं पहुंची, अराइव। तो अगर किसी सेंटेंस में बेटा दो एक्शंस पास्ट में हो और पहला वाला एक्शन पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाए तब अगला वाला एक्शन हो, तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा। तो जो काम पहले, तो हमें लिखना होगा आई हैड लेफ्ट होम।
तो बेस्ट ऑप्शन सी बनेगा, आई हैड लेफ्ट होम बिफोर शी अराइव्ड, उसके आने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैव बीन इंक्रीजिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब होता है तेजी से, प्रेज है। देखो अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ लिखा है बेटा, क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ लिखा है, तो इसके बाद जो नाउन है ये हमेशा प्लूरल होगा, और जो वर्ब है ये भी हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। लेकिन अगर कहीं किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ हो तो इसके बाद वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, बट वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होनी चाहिए बेटा, सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो देखो द नंबर ऑफ, ये शुरुआत हुआ द नंबर ऑफ से, तो हमें नाउन प्लूरल चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, हमने देखा जो नाउन है बेटा ये प्लूरल फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैव बीन इंक्रीजिंग, तो अब यहाँ पर द नंबर ऑफ से शुरुआत हुई है, तो हैव बीन नहीं बेटा, हैज बीन होना चाहिए। तो अगर वहाँ हैज लिखा है तो ये तो जहाँ जहाँ प्लूरल फॉर्म लिखा वो सारे कैंसिल होंगे। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। आओ हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है देयर इज एविडेंस, एविडेंस है, सबूत है, दैट की मच टू टेक्नोलॉजी। देखो दो वर्ड हैं, एक वर्ड होता है बेटा टू मच और एक वर्ड होता है मच टू। टू मच जब भी कहीं लिख करके आएगा तो इसके बाद हमें चाहिए होता है नाउन, और जो मच टू लगा है इसके बाद हमें चाहिए होता है एडजेक्टिव। तो इसको रट लो, और नहीं रट पा रहे हो तो मैं समझा देता हूं। देखो TW2 ये प्योरली एडवर्ब होता है बेटा, लेकिन जो मच वर्ड होता है ये एडवर्ब के जैसे भी काम करता है और एडजेक्टिव के भी जैसे। अब समझो टेक्नोलॉजी, आजकल वो देखा होगा ना मीम चला, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया, हाँ वो अफ्रीकन कंट्री वाले ऐसे बोलते हैं ना मीम वगैरह में। तो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है तो बेटा ये नाउन हो गया। अब नाउन को बेटा एडवर्ब नहीं क्वालिफाई करता, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। हमारे पास दो वर्ड हैं तो हमें यहाँ से मच लिखना होगा, और मच अब नाउन को क्वालिफाई किया तो ये एडजेक्टिव वाली क्वालिटी, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा तो हमें यहाँ टू लिखना होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ टू मच क्या लिख देंगे बेटा, टू मच। तो मच टू लिखा, मच टू की जगह टू मच लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। डिटेल में इसीलिए समझाया, कोशिश करो इनका नोट्स बनाओ, जो चीजें नहीं समझ में आ रही क्विक रिवीजन में, और ऐसे ही सेशन के साथ जुड़े रहें। आपका प्यार ऐसे हमेशा बना रहे उत्कर्ष के लिए, और हम लोग ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियोज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, बेहतरीन आपको जो टॉपिक्स हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें पता चली होंगी। और अगर आपको लगता हो कि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके हमको बताओ कि सेशन आपको कैसा लगा बेटा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नए उमंग के साथ में। जय हिंद सभी को।